क्वेश्चन कुछ और? जी जी कोई मैडम। क्वेश्चन? मैंने कहा कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी है वो कर लें पहले, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। मैडम, जीडीएम की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उनके अंदर हमने बस 6 ब्लड शुगर लेवल रिकॉर्ड और HbA1c मांग सकते हैं। LFTs RFTs, बस इससे ज्यादा तो नहीं देखो, मांग। आपको इस चीज़ की क्लियर होनी चाहिए कि आप इसके अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन मांगनी है, जिसका मतलब ये है कि आपको पता हो, जैसे कि HbA1c की कोई ख़ास सिग्निफिकेंस होती नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक पेशेंट जिसके अंदर पहले रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, पहले कोई नॉर्मलस बेबी है, पहले जीडीएम रह चुका है पिछली प्रेगनेंसी में, या ऐसी पेशेंट जिसको पहले जीडीएम का पता नहीं था लेकिन उसका ओवरसाइज बेबी पैदा हुआ था लास्ट प्रेगनेंसी में, तो ऐसी सारी सिचुएशन में तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर HbA1c कराते हो, लेकिन हर एक में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर HbA1c नहीं कराते। देखो, द थिंग इज के मैं हर क्लास में कहती हूँ कि द होल एग्जाम इज एक्चुअली मोर ऑफ इट्स आर रीजन ओरिएंटेड, विच मीन्स कि हमारे कंट्री में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ओरिएंटेड है। आपका बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट RCOG गाइडलाइन या कोई और गाइडलाइन या वो वाले तरीके नहीं चलते FCPS एक्सटेंडेड टॉक्स एग्ज़ाम में। यहाँ पर देखा जाता है कि आप क्या हर पेशेंट में हर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करा रहे हो। अगर आपने अननेसेसरीली हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बेशक जी फ्री मैडम, भी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इससे बहुत बट कंफ्यूजन होती है। यस, और उसी में ही आप मार खा जाओगे और उसी में आपको पास नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि यही यही तो एक मेन चीज़ है, जस्ट टू सी के किस में आपको पता है कि ये चीज़ अल्टीमेटली नीडेड है। एक टिप सिर्फ गायनी और ऑब्स, मतलब एज अ होल पूरे एग्जाम के लिए कोई भी केस हो, चाहे वो गायनी का या ऑब्स का हो, ऑलवेज रिमेंबर कि इन्वेस्टिगेशन वो करानी है जो आपकी मैनेजमेंट को अफेक्ट करे। ठीक है, खामखा की इन्वेस्टिगेशन कराना एक गुनाह समझा जाता है एग्ज़ाम में और हमारे कंट्री में भी। क्योंकि आप मैं यही कह रही हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेशक फ्री इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन HbA1c या सीरम AMH या CT MRI, these need a lot of resources, और unnecessarily एक पेशेंट में हर एक में आप HbA1c क्यों कराओगे? आपको इंडिकेशन पता हो जिसमें पहले GDM रह चुके हैं, जिसके शुगर लेवल्स बिफोर प्रेगनेंसी अवेलेबल नहीं है, जिसके पहले कोई नॉर्मल बच्चे हैं, रिकरेंट मिस कैरेजेस हैं, किसी का पहले मैक्रोसोमिक बच्चा पैदा हुआ है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में, ऐसे केस में तो आप करा लोगे HbA1c। दूसरी चीज़ ये कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में HbA1c का बिल्कुल कोई ख़ास रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन चक्रों में नहीं पड़ना। फॉर एग्जांपल किसी का HbA1c सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में 7 या 8 आता है, तो क्या आप उसके 6 लेवल्स नहीं करोगे? आप उसके 6 लेवल्स ही करोगे, चाहे आप उसका HbA1c कुछ भी है, या HbA1c 7 आए या HbA1c 5 आए, लेकिन उसके 6 लेवल्स में प्रेजेंट शुगर ठीक नहीं चल रही, तो आप डेफिनेटली उसकी मॉनिटरिंग करोगे। ठीक है, तो अननेसेसरीली आपने चीज़ें नहीं मांगनी है। उसके बाद अगर आपको आगे जाकर GTT में कोई सस्पिशन लगा है, या किसी एक फास्टिंग या ब्लड शुगर रैंडम में कोई ऐसी वैल्यू आई है कि आपको सस्पिशन है कि यू शुड चेक द 6 लेवल्स, तो फिर आप उसको 6 लेवल्स का कहोगे या एडमिट करके 6 लेवल्स करोगे। और हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, जैसे भी किसी ने हमें कहा कि इन्वेस्टिगेशंस का मसला, कुछ इन्वेस्टिगेशंस बड़ी सेंसिटिव समझी जाती हैं जो कि आम तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं है, और दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव अदरवाइज एज वेल। जैसा कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने HbA1c किस में कराना है, आपको एग्जैक्टली पता हो कि डॉपलर कहाँ पे कराना है, CT कहाँ कराना है, MRI किस में कराना है, गायनी के अंदर ट्यूमर मार्कर्स कौन से और किस में कराने हैं, अननेसेसरीली इन चक्रों में पड़ना। उसके बाद आपको हार्मोनल टेस्ट, ठीक है, कौन से कराने हैं, किस में कराने हैं, प्राइमरी एमेनोरिया में कौन से टेस्ट कराने हैं और कौन से नहीं कराने, हर पेशेंट में कैरियोटाइपिंग, हर पेशेंट में ईस्ट्राडायोल लेवल, हर पेशेंट में ये नहीं है प्राइमरी एमेनोरिया का पार्ट। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। थायराइड किस में कराना है, किस में नहीं कराना, ये भी ना हो कि आप ना कराओ, कई जगहों पे कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए तो इट्स नॉट ओनली द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, फ्रैंकली आपके मार्क्स लग चुके होते हैं हिस्ट्री से ही। हिस्ट्री एग्जामिनेशन टेल्स द एग्जामिनर एवरीथिंग, कि आपको कितना कॉन्सेप्ट है गायनी के अंदर फिजियोलॉजी और एनाटमी को लेकर, और ऑप्स के अंदर उसकी सारी एंटीनेटल और
और प्रेगनेंसी रिलेटेड फिजियोलॉजी और वो सारा कुछ और मॉनिटरिंग, और वहाँ पर वो बैठ के 2-3 चीज़ें देखो, इसीलिए तो कहते हैं नॉलेज स्किल एटीट्यूड तीनों चीज़ें असेस होती हैं। रिटन के आप पास करके आए हो वो नॉलेज का टेस्ट था, अब स्किल और एटीट्यूड के उतने ही वेटेज है जितनी नॉलेज की है, ठीक है। यानी कि एटीट्यूड का मतलब बहुत ज़्यादा ये है कि इट्स अ पाकिस्तान का फेलो एग्ज़ाम। दे विल सी कि आप कितने ज़्यादा उस पेशेंट को रिसोर्सफुली रिसोर्सेज को लेकर कितना उसको सेफ रख रहे हो, उसकी हेल्थ को लेकर हाउ सेफ डॉक्टर यू आर, और उसको फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली किस तरीके से उसकी कंडीशंस में लेके, इफ शी इज़ अ नॉन कंप्लाइंट पेशेंट, इफ शी you think that she is never going to come back to you because of her circumstances or something like that, उसको आप कैसे लेकर चल रहे हो। हमारे कंट्री के बहुत सारे इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। इवन समटाइम्स एट द एज ऑफ 45 विद मल्टीपल फाइब्रॉइड्स पेशेंट सिंपली रिफ्यूजेस फॉर हिस्टेक्टमी। वो कहती है कि मेरे तो हस्बैंड के दिमाग में ये बात है कि यूट्रस ना निकले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हाउ यू गोइंग टू काउंसल हर। HRT हमारे कंट्री में क्या अवेलेबल है, उसकी कितनी लिमिटेशंस हैं, कंसिडरिंग के पेशेंट कैन द पेशेंट गेट द मेमोग्राम। तो आई डोंट नो व्हाई बट देयर मेनी एजुकेटेड पीपल आल्सो हु डू नॉट गेट द मेमोग्राम डन वेरी रेगुलरली, और मतलब वो सारी चीज़ें तो इन सबको हमने लेके चलना है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट एग्ज़ाम। और वहाँ पे एग्जामिनर बैठ के सिर्फ आपको यही नोट कर रहे हैं कि आप अपने कंट्री में रहते हुए यू आर द लास्ट वर्ड फॉर द पेशेंट। आप वो बंदे वो डिग्री लेने जा रहे हो कि उसके बाद सारी दुनिया आपको रेफर करेगी। तो कहीं आपको ये तो पता है ना आपको कि यूरोडायनेमिक्स किस में कराने किस में नहीं कराने। और पेशेंट को देन ऑप्शंस, द ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ शुक्र है लेक्चर्स नाउ ऑन यूट्यूब, सिर्फ मेरे अपने चैनल पे नहीं है और भी उसमें। आई होप कि मेरा तो मशवरा हमेशा ये होता है, खैर अब थोड़ा टाइम रह गया है, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ टॉपिक आप उसके लेक्चर्स भी निकाल के साथ सुन लो ताकि आपके इसको काफ़ी एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको आइडिया हो कि आपने उस पेशेंट का वहाँ पर एग्जामिनर बैठ के यही देख रहे हैं कि आपने उसकी कहीं कोई अननेसेसरी चीज़ तो नहीं करा ली। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ या बाहर के कंट्रीज़ में या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवर दे रही होती है वहाँ पे आप बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट भी कराकर काम चला सकते हो, बट हमारे कंट्री में अगर आप कराओगे तो एग्जामिनर बहुत, यहाँ पर तो व्हेन यू आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट एंड यू आस्क फॉर अनदर पेयर ऑफ ग्लव्स इवन दे डोंट लाइक इट बिकॉज वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर रिसोर्सेज ना। हमें अपने लिमिटेशंस में रहकर बेस्ट देना है अपने पेशेंट्स को, ठीक है। जी मैडम। गुड। सो आज के केस का और कोई क्वेश्चंस हैं? आई वुड लाइक कि पहले आप बेशक हर तरह के टॉपिक का, नॉट स्पेसिफिकली डायबिटीज़, और भी क्वेरी सॉल्व कर लो और फिर हम लास्ट हाफ एन आवर में केस कर सकते हैं। सदफ आप ये क्वेश्चन वैसे जुबानी कर लो, काफ़ी लंबा लिखा हुआ है। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि जब हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं फॉर इंसुलिन, लाइक सबसे पहले हम उसको कैरल जी रिजीम के अकॉर्डिंगली उसकी टोटल इंसुलिन जो है वो हम निकाल रहे हैं। उसके बाद हम उसको डिवाइड कर रहे हैं बेजल और बोलस पे। बेजल और बोलस मैम हम लोगों ने बेजल कितनी देनी है और बोलस कितनी उसकी देनी है टोटल की? वो दो चीज़ बिल्कुल ठीक है, दो चीज़ें। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि पेशेंट का वेट वगैरह हम देखेंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी आपने डायबिटीज़ की मैनेजमेंट बोलनी शुरू करनी है, वी स्टार्ट विद डाइट, देन वी गो टू एक्सरसाइज, देन वी गो टू ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स एंड देन वी गो टू इंसुलिन, ठीक है। हमेशा इसी तरह ही बात करनी है कि पहले मैं उसकी डाइट चेक करूँगी वो क्या ले रही है, कितनी वो वॉक कर रही है, और ओरल वो पहले से ले रही थी या नहीं ले रही, और अगर वो ले रही है तो अब मैं उसको इंसुलिन शुरू कर रही हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि वेदर यू नीड टू एडमिट हर फॉर इंसुलिन और यू कैन मॉनिटर द पेशेंट फ्रॉम होम ऑल्सो, अगर वो कंप्लाइंट है और आपके साथ कर सकती है। जी मैम। और जब आप इंसुलिन की बात करना शुरू करो तो उसके अंदर येस वेट ऑफ द पेशेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हर डाइट एंड हर शुगर लेवल्स आर ऑल्सो जी इम्पॉर्टेंट।
उसके हिसाब से। अच्छा, एग्ज़ाम के अंदर ठीक है, आप इस तरह से तो बात करो, जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी रेजीम्स हैं, आप उनका नाम लेना चाहते हो आप लोग, बट इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू से कि मैं इसको, फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, अगर आप रेगुलर और एनपीएच देना चाह रहे हो, या आप यू नो नोवारेपिड या लेविमर देना चाह रहे हो, तो आप बस डायरेक्ट बोलो, यू नो, जो यू जस्ट से कि दिस इज द पेशेंट, आपके सामने 6 शुगर लेवल्स पड़े होंगे और आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोफेज 1 ग्राम बीडी में ले रही है with strict diet she needs, despite that the sugar levels ये हैं, I will start her Yeah. with insulin, Novarapid 3 times a day with meals, for example 8 units, and Levemir 12 units. अगर एग्जामिनर आपको रोक के पूछे कि आपने ये इंसुलिन कैसे डिवाइड की, इसमें बोलस क्या है, इसमें यू नो मेंटेनेंस क्या है, इसमें ये क्या है, Yes. तो फिर बात करें। एग्जाम में इतना ना टाइम है ना एग्जामिनर आपको रोक कर पूछेगा। उसकी वजह ये है कि वी आर नॉट फिजिशियंस, दे विल जस्ट सी कि आपने फार्मूला ठीक, ऑब्वियसली आपकी डोजेस से उन्हें पता चल जाएगा कि आपने क्या किया और आपने ठीक किया। इंस्टेड दे वुड लाइक टू नो कि पेशेंट का मैक्रोसोमिया हुआ है तो क्यों हुआ है और उससे आगे कैसे, क्योंकि टाइम कम है ना वहाँ पे आप। लेकिन जी अगर मैम। आप बहुत बड़े बड़े फार्मूलाज और बड़ी बड़ी बोलस बेसल टर्म्स यूज करोगे तो आप अपना जी वाइवा खुद ब खुद ही अपनी फील्ड से हटा के फिजिशियन की फील्ड की तरफ लेके जाओगे। बी ओके वेरी वेरी मैम। प्रैक्टिकल इन द एग्जाम। सिर्फ ये एग्ज़ाम जो है ना आपका अप्रोच का है। आप यू ऑल हैव नॉलेज, यू ऑल हैव स्किल्स, एवरीवन नोज, हर एक को पता है कि आपने पूरी ट्रेनिंग में डायरेक्ट ह्यूमन पेशेंट्स के ऊपर कितनी मेहनत करके सीखा हुआ है, दिन रात ड्यूटियाँ की हुई हैं। नॉलेज इसलिए अच्छी है क्योंकि आप रिटन एग्ज़ाम पास करके यहाँ तक पहुँचे हो और दोबारा तैयारी किए जा रहे हो वाइवे की। ये सिर्फ चालाकी का एग्ज़ाम है इन अ वे कि आपको पता हो कि आपने एग्जामिनर को अपने केस और अपने फील्ड के ऊपर कैसे लेकर चलना है। यानी कि ऐसा ना हो कि वो गायनी से, अगर कार्डियक पेशेंट है और वो बार बार आपसे बात किए जा रहे हैं कि पता नहीं फलाना मरमर या फलानी ईसीजी या फलाना एको, यू कैन ऑलवेज से कि मैं टर्शरी केयर में काम कर रही हूँ, बिकॉज यू आर एफसीपीएस, यू विल ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प, यू कैन ऑलवेज यू नो। हमारे जो आप डिग्री के लिए इंशाल्लाह लेने जा रहे हो उसकी तो पहली रिक्वायरमेंट ही ये है कि यू हैव टू डू अ टीम वर्क, ठीक है। तो आपने किसी और की फील्ड में ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज या ज़्यादा कमेंट्स करने ही नहीं है। ओके अगर मैम। आयरन फॉर एग्जांपल आप आईवी आयरन इन्फ्यूजन की बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े फार्मूलाज वहाँ नहीं बोलने कि दिस मल्टीप्लाई बाय दैट विल बी द दिस। आपने डायरेक्ट बोलना है, आपने डायरेक्ट बोलना है कि मैं इससे कार्बोक्सी माल्टोज इतनी लगाऊंगी और इतने दिन बाद में इस तरह से। एग्जामिनर इज फ्रैंकली नॉट वेरी इंटरेस्टेड द अमाउंट ऑफ आयरन यू आर गोइंग टू गिव, they are interested that after giving iron how are you going to check the hemoglobin and what do you expect that if you have given iron to that lady तो कितने दिन बाद क्या होगा, ठीक है। तो यस। इंस्टेड उसको दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आवर वार्ड्स एंड व्हाट वी डू इन आवर क्लिनिक्स। हम अपनी फील्ड में रह के हमारा कंसर्न ये होता है कि अब आईवी आयरन लग गया तो अब इसका एचबी कितना पहुंच गया है, ठीक है। वी यस मैम। तो इस तरह से और इसी मतलब देयर आर मेनी थिंग्स जो कि हमारे जैसे ड्यूरिंग सर्जरी भी बहुत सारी चीज़ें हमारे एनेस्थेटिस्ट मैनेज कर रहे होते हैं। इंस्टेड यस वी आर मैम। मोर, फॉर एग्जांपल अगर स्टेजिंग प्लॉट में तो वो स्टेजिंग पे के ऊपर ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। कोई शुरू हो जाए अलाउेबल ब्लड लॉस इतना है, कैलकुलेट मैं ऐसे करूँगी, उसका ब्लड इसलिए इतना अरेंज करूँगी, नो जस्ट अरेंज ब्लड एंड गो हेड विद द सर्जरी। और फिर सर्जरी बताओ क्या, बिकॉज दैट इज़ व्हाट एग्जामिनर वांट्स टू नो एंड इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर फील्ड। तो खुद ब खुद ही अगर बहुत ज़्यादा आप इस तरह टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करनी, वहाँ पे कोई बहुत एक्स्ट्रा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता नहीं पायरेक्सिया पता नहीं थिंग्स लाइक दैट लोग शुरू हो जाते हैं जी, इट इरिटेट्स द एग्जामिनर, ठीक है। सो बी वेरी सिंपल, बी वेरी प्रैक्टिकल। एक रास्ता लेके चलें जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कि एक अपना माइंड मैप पहले बना के मैनेजमेंट में एग्जामिनर के सामने रख दें और फिर उस माइंड मैप को ज़्यादा एलैबोरेट करके चलें। तो दिस इज़ ओके मैम। ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनेज दैट पेशेंट, क्योंकि पेशेंट तो मैनेज करके उठना है। अगर वो आपको उन्होंने 10 मिनट में मैनेजमेंट दे दिया ना तो वो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट आपका ठीक मैनेज हुआ है और एक आधा मिनट रह गया है। उसके अलावा उस सिनेरियो को बदल बदल के अगर एग्जामिनर आपसे पूछ सके तो और भी अच्छा है,
ठीक है, तो उसको इसी तरह ओके ही लेके चलना है। और वो जो टाइम है, वो जो सवाल हैं, वो सारे कैलकुलेटेड टाइम है। आई एम टेलिंग यू, ये एग्जाम ऐसे नहीं बन जाते हैं, वो पूरा टाइम कैलकुलेशन। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू कवर ऑल दोज थिंग्स इन दोज 10 मिनट्स। जैसे मैं आपको अपनी हर क्लास में बताती हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हिस्ट्री के हर टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री के सवाल है, हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जैक्टली यू नो कि आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कब करानी है, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेस देन अ मिनट में आप वो बात कर लेते हो, और इतनी फोकस्ड और कंप्लीट कि वो सब चीज़ें और हर एस्पेक्ट कवर करता है। तो इस वजह से टाइम तो वहाँ ये कहना बिल्कुल गलत है कि टाइम कम था और सिनेरियो बहुत लंबा था, या एग्जामिनर मुझे कहाँ से कहाँ ले गया, मैंने तो पता नहीं उसको किस तरह लिया। सो वो सारी चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम अगर इसलिए गायनी की पेशेंट को हम एडमिशन के बाद इंसुलिन स्टार्ट हुई है तो उसका कंट्रोल देखने के लिए हम कितने लेवल्स मांगेंगे एग्जामिनर से? ये बड़ा अच्छा सवाल है। शी इज़ नॉट ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। अगर गायनी के पेशेंट की ब्लड शुगर चेक हो रही है तो आपने उसको लिफ्ट ही नहीं करानी, ठीक है ना, वो आपका काम नहीं है, वो आपके एनेस्थेटिस्ट का या मेडिसिन वालों का काम है। यू हैव नथिंग टू डू विद द हायर शुगर लेवल्स ऑफ अ पेशेंट, जिसके अंदर आप गायनी की फॉर एग्जांपल आप मायोमेक्टमी करने जा रहे हो और पेशेंट की शुगर ज़्यादा है, योर फिजिशियन विल मैनेज इट। ऑब्स्टेट्रिक्स में तो हमें वी आर वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज वी नो द कैलोरीज दैट पेशेंट नीड्स, वी नो द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दैट शी शुड डू, वी नो कि अगर इतने लेवल से वो फिजिशियन को नहीं पता, वो हमें पता है, इसलिए हम फिजिशियन को इन्वॉल्व रखते हैं, लेकिन हम साथ साथ अपने लेवल्स करते हैं। गायनी के अंदर हमें इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी नीड टू टेल आवर फिजिशियन इज़ दैट कि सर्जरी तक तो इसके लेवल्स कंट्रोल हो ही जाते हैं, असल मसला पड़ता है सर्जरी के बाद, क्योंकि सर्जरी के बाद एक तो बॉडी पे स्ट्रेस आया होता है, अच्छे भले लेवल्स ख़राब हो जाते हैं, दूसरा ये कि हम बहुत विजिलेंट होते हैं एज अ सर्जन, क्योंकि हमने शुगर ठीक रखनी होती है, और वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में इट कैन लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन, और इट कैन लीड टू वुंड इन्फेक्शन, और इट कैन लीड टू वेरी डिलेड रिकवरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए हम बहुत विजिलेंट होते हैं और अपने फिजिशियन से कहते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसीमी की जगह आप इंसुलिन स्टार्ट कर दें। इससे ज़्यादा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपका हमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स की नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स के बाद कितनी देर बाद कौन सी शुगर चेक करनी होती है। हाँ, ऑल वी नीड टू नो इज़ के पोस्ट ऑपरेटिवली हमें मरीज़ की शुगर ठीक चाहिए, चाहे इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़े तो वो करें। और इफ़ यू थिंक दैट कि शुगर ज़्यादा आ रही है तो शायद चाहे आप फास्टिंग और 3 लेवल्स करा लो आफ्टर सर्जरी इन द पोस्ट ऑप स्टे, but again your physician will decide it, and you will tell him the range के the sugar has to be normal after surgery, a few months after surgery, ताकि उसकी रिकवरी ठीक हो जाए। बाकी तो वो जाने, उसका डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जाने। इसलिए आज तक कभी हमने गायनी के पेशेंट में शुगर डिस्कस नहीं की, क्योंकि हमारा तो काम ही नहीं है वो, हमें नहीं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स का पता, और पता होना भी नहीं चाहिए। ठीक है हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मैम, एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी, उसमें तो एक जगह ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेशेंट की एज अगर 35 से ज्यादा है, कोई ट्यूबल डिजीज है, या सीमन एनालिसिस एबनॉर्मल है, तो फिर आप डायरेक्ट ही आईवीएफ पे चले जाएं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले उसको देख लें और फिर उसके बाद जाएं। लेकिन हमें स्टेजिंग भी तो करनी है ना, तो लेप्रोस्कोपी हमने करनी ही करनी है हर किसी में जो इनफर्टिलिटी के साथ आई है, विदाउट देखें, दो चीज़ें, लेप्रोस्कोपी टू स्टेज द डिजीज। किसी भी सब फर्टाइल पेशेंट में, या स्पेसिफिकली आप एंडोमेट्रियोसिस का कर लो। एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज सिर्फ करने के लिए लेप्रोस्कोपी नहीं करनी, लेप्रोस्कोपी सिर्फ तब करनी है जब ट्यूबल पेटेंट करने की जरूरत पड़े, उसके साथ एंडोमेट्रियोसिस डिसाइड हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो सकता है। स्टेजिंग द डिजीज की का इतना कोई आपकी अगर मैनेजमेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पेशेंट हु हैज गॉट very good AMH which is very less likely after 35 with endometriosis, endometriosis तो खुद AMH कम करता है, और साथ में 35 से ऊपर एज हो जाए तो दो फैक्टर्स आ गए कि AMH कम होगा। लेकिन फिर भी अगर हम सब समझ लें कि देयर इज वेरी गुड AMH एंड यू वांट टू गिव नेचुरल का ट्रायल इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट,
तो एक चीज़ तो ये कि अगर आपने नेचुरल का ट्रायल देना है और डायग्नोसिस बना हुआ है एंडोमेट्रियोसिस एंड यू नो द ट्यूब्स आर फाइन, फॉर एग्जांपल बाय सम चांस आपने उसका एचएसजी करा लिया, हालांकि इस पेशेंट के अंदर ट्यूबल पेटेंसी देखने के लिए रिकमेंडेड डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है, बट फिर भी उसका एचएसजी कहीं से हुआ हुआ है और ट्यूबें बिल्कुल ठीक है और एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस है और एएमएच भी अच्छा है, तो लेप्रोस्कोपी आपको स्टेज ऑफ द डिजीज़ करके कोई आपकी मैनेजमेंट तो नहीं बदल रहा ना, ठीक है। सो देर इज नो पॉइंट इन डूइंग लेप्रोस्कोपी इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट। लेप्रोस्कोपी सिर्फ तब करनी है जब आपने ट्यूबल पेटेंसी देखनी है, उसके साथ आप डिजीज की स्टेज भी कर लोगे, बट इफ यू नो द ट्यूब्स आर फाइन एंड यू आर गोइंग टू गिव हर यू नो नेचुरल या आईयूआई का, नेचुरल का ट्रायल में तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट हु इज अबव 35 एंड हैज गॉट हु हैज एंडोमेट्रियोसिस। एटलीस्ट अगर आप आईयूआई का ट्रायल देना चाह रहे हो तो फिर आपको पता है ट्यूबें ठीक है, सीमन एनालिसिस इस तरह का है, तो आप उसको फिर आईयूआई का ट्रायल दो, डोंट गो फॉर लेप्रोस्कोपी एट ऑल। और लेकिन ये है कि अगर ट्यूबें चेक नहीं हुई हुई तो फिर आप लेप्रोस्कोपी करोगे और उसके साथ फिर स्टेजिंग ऑफ द डिजीज भी कर लेंगे, ठीक है। अब तो जो लेटेस्ट एंडोमेट्रियोसिस के अंदर वैसे आ रहा है मैम उसमें ये है कि लेप्रोस्कोपी स्टेज ऑफ द नहीं है डिजीज इज नॉट previous इम्पोर्टेंट, इवन इफ देयर इज अ सिस्ट इन द ओवरी एंड ट्यूब्स आर फाइन, आप उसको डायरेक्ट प्रेगनेंसी ट्रायल के लिए लेके जाओ, इवन इफ इट्स ऑफ ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस एंड यू आर एबल टू डू एग रिट्रीवल इन अ पेशेंट, तो आप उसके बिफोर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप उसका एग रिट्रीवल कर सकते हो, बट अगेन इट डिपेंड्स, कई पेशेंट्स की बहुत 12 सेंटीमीटर की सिस्ट होती हैं, उसमें तो ऑफकोर्स आप ओवुलेशन इंडक्शन और एग रिट्रीवल नहीं कर सकते, बट इफ देर आर स्मॉल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, patient is a candidate of IVF, then you can go ahead directly for IVF instead of doing laparoscopy and doing staging of the disease or you know whatever. So इस वजह से आप you know आपको exactly पता होना चाहिए कि आप stage of the disease से तो फ़ायदा भी होना है कि नहीं। मैम हम एग्जामिनर को कैसे बताएं, मतलब हम इस तरह से हमने किया हुआ स्टेज 1 है 2 है तो मैं लेप्रोस्कोपी कैन इंक्रीज चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, और अगर 3-4 है तो उसमें हम अगर ट्रांसवाजाइनल ऊतक रिट्रीवल चाहिए एक प्रॉब्लम, देन वी कैन गो फॉर लेप्रोस्कोपी, क्या हम उसकी सिस्टेक्टमी कर दें अगर तो हमें आप प्रॉब्लम हो रही बिल्कुल है ठीक है, you are right। अगर तो आप गाइडलाइंस देखो आरसीओजी की, अशरे की, वो तो यही कहते हैं जो सिद्रा कहती है, लेकिन अब जितनी भी लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो सब सपोर्ट करती हैं कि गो अहेड डायरेक्टली फॉर आईवीएफ बिफोर इवन गोइंग फॉर लेप्रोस्कोपी इफ शी हैज गॉट गुड एएमएच एंड यू नो दैट ट्यूब्स आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड एंड द पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर आईवीएफ ऑलरेडी, और तो आप उसको विद ओवेरियन सिस्ट या स्टेज 3 के भी आप उसको egg retrievals करके, even there is a concept that do the egg retrieval, make good embryos and then do the laparoscopic surgery, ताकि अगर laparoscopic surgery में cyst निकले और AMH कम भी हो तो एटलीस्ट उसके एम्ब्रियोज फ्रोजन हो। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप एम्ब्रियोज पहले फ्रीज करके, कई दफ़ा रिकरिंग एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट होती है, पहले भी सर्जरी हुई होती है और अब दोबारा एंडोमेट्रियोसिस बना होता है, तो यू कैन फ्रीज द एम्ब्रियोज एंड देन डू द सेकेंड सर्जरी, ताकि एक तो वेरिएंट रिजर्व का मसला दोबारा से ना हो, ऐसा ना हो कि सेकेंड सर्जरी के बाद ओवरी का रिजर्व ही ख़त्म हो गया हो, एटलीस्ट उसके एम्ब्रियोज फ्रोजन होंगे। सेकेंडली ये कि क्या पता सेकेंड सर्जरी से उसकी ट्यूबें खुल जाए और उसकी सिस्ट वगैरह निकल जाए, एम्ब्रियोज फ्रोजन एंड शी कैन ऑलवेज गो अहेड विद द नेचुरल कंसेप्शन विद द फ्रोजन एम्ब्रियोज, बिकॉज वी नो एंडोमेट्रियोसिस इज समथिंग व्हिच इज नेवर गोइंग टू गो अवे, और वो विद टाइम कंडीशंस और एएमएच और सारी बॉडी कंसिडरिंग फर्टिलिटी इन स्पेसिफिक के हालात ख़राब ही करता जाता है, मतलब देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, इवन क्लियरेंस सर्जरी के बाद भी यू आर नॉट श्योर कि आपकी जान छूटेगी उससे या नहीं। तो द थिंग इज़ के इसलिए ये सारी बातें बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें सिर्फ आप एक गाइडलाइन या उसके बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, गाइडलाइन तो कहती है अगर पेशेंट कंसीव करना चाहती है डू सर्जरी, डोंट गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, डू सर्जरी फर्स्ट देन डू द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट नहीं कंसीव करना चाहती, मे बी शी इज़ अनमैरिड और फैमिली इज़ कंप्लीट, देन गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। सो ये दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट है, गाइडलाइन तो हार्ड एंड फास्ट ये कहती है, बट प्रैक्टिकल अप्रोच देखें पेशेंट की, even if she's 32 less than 35, she's a case of recurring endometriosis या recurring surgery, you need embryos, sometimes you're able to do egg retrieval before surgery, you do egg retrievals, you freeze embryos, then you do the second surgery क्योंकि ओवेरियन रिजर्व, और अब तो ये भी सर्जरी के लिए हो गया हुआ है कि अगर आप ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन यू नो एंडोमेट्रियोसिस अगर आप हटा रहे हो बॉडी से
और इफ़ यू थिंक के हटाते हुए ओवरी नहीं बच रही, यू नो देयर इज अ ह्यूज सिस्ट विच हैज, क्योंकि आपने सबने देखा होगा इंट्राऑपरेटिवली एंडोमेट्रियोसिस की जो सिस्ट वॉल है वो इतनी थिक होती है कि sometimes very less amount of ovary can be left behind. Ovarian reserve is a very critical and a crucial issue for a lady, especially with endometriosis. तो आपने हर कोशिश करनी होती है, और इसकी जितनी भी स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि when you are doing surgery in endometriosis and if you think after removing the cyst less amount of ovarian tissue will be left behind, you can even leave behind the cyst, you can even leave behind the endometriotic tissue, but don't remove that much amount of the tissue कि उसका ovarian reserve ही ना बचे. ovarian reserve बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. तो इस वजह से एंडोमेट्रियोसिस का कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रीटमेंट है नहीं कि आप एक गाइडलाइन पकड़ के कह दो. आप हर पेशेंट के सिनेरियो को लेकर ही उसकी ट्रीटमेंट बनती है विद गुड एविडेंस ऑफ कोर्स. मैडम एक दफा कराची सेंटर में एक पेशेंट थी, वो डाइवोर्स थी इसी वजह से. उसको पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो चुकी थी और वो नली पेरस थी, और अब दोबारा वो आई थी विद स्वेयर पेन, एंड एट दैट टाइम शी वाज डाइवोर्स्ड एंड शी वाज इन मच एंशियस, और इस तरह की पेशेंट थी, हिस्ट्री भी अच्छी नहीं दे रही थी. तो हम पेन के लिए भी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं एडिनोलिसिस के लिए, और फिर उसको ऑप्शन देंगे कि वो एग फ्रीजिंग करवा देखिए ले. एक चीज, दो चीजें. क्रॉनिक पेल्विक पेन 6 मंथ से ज्यादा की पेन तो वैसी इंडिकेशन है लेप्रोस्कोपी की. एक चीज तो ये है. दूसरी चीज ये कि ऑफ कोर्स एक्यूट सिवियर पेन जो किसी चीज से सेटल नहीं हो रही है उसमें तो डेफिनेटली लेप्रोस्कोप डाल के देखें तो सही के अंदर क्या हालात है. बट इफ शी इज डिवोर्स, शी हैज गॉट एंडोमेट्रियोसिस, चाहे वो रिकरिंग हो या फर्स्ट टाइम का हो, immediately she has no plans of conceiving, so you can keep her on long term medical treatment also. You don't need to do the surgery in every endometriotic patient. Medical treatment का बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. आजकल तो वो इगोलिक्स एक नई दवाई जो GnRH ओरल है वो भी आई हुई है. आई डोंट नो सबके क्या एक्सपीरियंस है उस पर अभी बिकॉज इट्स लेटेस्ट. स्टडीज़ उसको सपोर्ट करती हैं, बट अगेन जब वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी तो डिफरेंट डॉक्टर्स के जब एक्सपीरियंसेस सामने आएंगे तो पता चलेगा. लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो प्रोजेस्टेरोन ओनली विद एरोमेटेज इनहिबिटर ओडी इज एन एक्सेलेंट ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस. इससे 8-8 सेंटीमीटर की सिस्ट को भी मैंने 6-6 महीनों में गायब होते देखे हैं. सो एक अनमैरिड लड़की विद अ बिग सिस्ट, not no plans of conceiving immediately, of course उसमें आप लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हो. इफ शी इज़ डिवोर्स्ड उसके अंदर आप मेडिकल ट्रीटमेंट को फर्स्ट नंबर पे कंसिडर करें, क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र तक एंडोमेट्रियोसिस को ही फेस करना है. और बहुत ज़्यादा ये एक सर्जरी के बाद जो दूसरी सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस की होती है उसमें मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. पहली में भी हो सकती है अगर वो रेक्टम तक गया हुआ है या एडिशंस है और वो सारा कुछ. तो सेकेंड सर्जरी में ना सिर्फ मॉर्बिडिटी बल्कि उसमें ओवेरियन रिजर्व का भी बड़ा खर्चा है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जिसमें फ़ौरन कंसीव करने का प्लान तो उसमें तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ही कंसिडर की जाए. मैम थोड़ा और ये एरोमेटेज प्रोजेस्टेरोन ओनली इनहिबिटर्स के का बारे में बता 12 दें. साल सॉरी मैम एरोमेटेज इनहिबिटर्स को हम कैसे देते हैं? मतलब उसमें तो ओडी गाइडलाइन में तो डीप एंडोमेट्रियोसिस या इस टाइप लिखा हुआ है ना, तो पहले हम स्टार्ट उसी से ही करेंगे, हम COCPs को कंटिन्यूस दे दें एंडोमेट्रियोसिस और HRT, ये दो पेन के साथ. टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ गाइडलाइंस ना पढ़ के जाओ, इससे रिलेटेड हर चीज़ पढ़ के जाओ. एंडोमेट्रियोसिस और HRT, क्योंकि इसकी रोज़ रोज़ बातें चेंज हो जाती हैं. इसमें यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. आप लोग मुझे गाइडलाइंस बता रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए. उसकी वजह ये है कि एंडोमेट्रियोसिस हम सबको पता है कितना कंट्रोवर्शियल है, और ये एक वो चीज़ है जिससे सफरिंग ख़त्म ही नहीं होती पेशेंट की. ठीक है, तो इसलिए हर एस्पेक्ट इसमें पढ़ना है. HRT भी वो चीज़ है जिस पे रोज़ रोज़ नई बातें आती हैं. तो ये दो चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ के जाना है. और अभी सॉरी आपने क्या क्वेश्चन किया था? मैम एरोमेटेज इनहिबिटर्स के बारे हाँ, में कि उसको हम कैसे. प्राइमेलेट यानी कि प्रोजेस्टेरोन ओनली अगर आप दे रहे हो वो साल नॉर्मली एरोमेटेज इनहिबिटर इस तरह दी जाती है कि नॉरेथिस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ओनली अगर आप TDS में दे रहे हो पेशेंट को कंटिन्यूस पीरियड्स बंद करके, तो एरोमेटेज इनहिबिटर OD में आप दोगे कंटिन्यूसली. यानी बट अगेन एरोमेटेज इनहिबिटर हमारे कंट्री में एक एक्सपेंसिव मेडिसिन है. महीनों अगर पेशेंट को लेना पड़े तो वो काफ़ी उसका मुश्किल लगती है. असूलन तो ये है कि प्राइमेलेट और एरोमेटेज इनहिबिटर OD में
यानी प्राइमरी TDS में जो उसकी डोज है 15 मिलीग्राम से 20 mg एवरी डे वो, और साथ में एरोमेटेज इनहिबिटर 2.5 mg OD, ये दोनों मेडिसिन साथ दी जाती हैं, एंड देन यू रिपीट द अल्ट्रासाउंड आफ्टर 3 months. बट एज एरोमेटेज इनहिबिटर इज एक्सपेंसिव, सो यू नो एटलीस्ट पहला महीना तो दें, उसके बाद ही साइज कम होना शुरू हो जाता है. 3 months के बाद वी रिपीट द अल्ट्रासाउंड. मोस्टली वट आई हैव नोटिस्ड इज, इसकी कोई परसेंटेज भी है, मेरा ख्याल है 70% है, बट यू नीड टू चेक दिस ऑल्सो. मुझे ऐसा लगता है कि 90% में, फ्रैंकली इट्स नॉट इवन 70%, अगर आप ये वाली रिजीम दो तो 3 months के बाद मोर देन 50% सिस्ट चली जाती है, और 6 months के बाद पूरी की पूरी सिस्ट चली जाती है. फिर जब पूरी सिस्ट चली जाए, यू कैन गिव अ ब्रेक, 2-3 महीने पेशेंट बेशक पीरियड्स हो जाए, और फिर दोबारा शुरू करा दो फॉर अनदर 3 to 6 months. कीप हर एमनोरिक फॉर अ ईयर और सो, and then you can repeat the ultrasound. or if she is an unmarried girl, you can keep this off and on, उसको कभी दिया कभी नहीं करके till she gets married, और फिर immediately उसको conception की तरफ लेके जाना है. So endometriosis में जितना सर्जरी आप ऐसे पेशेंट्स में अवॉइड कर सको तो फिर वो बेहतर होता है. ठीक है. मैम जो आपने न्यू ड्रग बताई थी उसका नेम रिपीट करते हैं प्लीज. इगोलिक्स ओरल GnRH एनालॉग्स एगनिस्ट जो होते हैं, सॉरी. ओरल, ये भी अब बहुत इजीली अवेलेबल है और बड़े लोग दे रहे हैं. मिक्स से रिव्यूज हैं इसके, स्टडीज तो सपोर्ट करती हैं बट कुछ मिक्स से रिव्यूज हैं अभी तक. ठीक है. सो और फिर वही बात है कि आप जोलोडेक्स इंजेक्शंस GnRH वो एक लिमिटेड है, बहुत एक्सपेंसिव है, लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. आई थिंक प्रोजेस्टेरोन ओनली का साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इट्स अ गुड ड्रग फॉर एंडोमेट्रियोसिस. और कोई क्वेश्चन? जी गुड. सो अच्छे बड़े सवाल करते हो यार, पढ़ रहे हो इसका मतलब है सारे. थोड़ा सा अब हम केस कर लें, किसी ने प्रेजेंट करना है, वॉलंटियर कर लें. मुझे किसी ने मैसेज तो किया था. जी मैडम, मैंने प्रेजेंट करना है डायबिटीज का केस. ऑल राइट. आपके पास है केस या मैं बता दूं? नहीं मैडम, आप बता दें. मुश्किल बना के बताऊं? जैसा आपका दिल चाहे. मुश्किल बनाते हैं. Patient is gravida 3 para 2 with no alive issue previous to cesarean section. She is now at 30 weeks of gestation, and with an ultrasound report showing estimated baby weight of 2.8 kg. Madam, gravida 3 para 2 with no alive issue, previous C-section, and Yes. at 32 with ultrasound report 2.8 kg. Yes. मैडम उर्दू में करना है या इंग्लिश में? नहीं स्ट्रक्चर इंग्लिश में डिस्कशन करो. हिस्ट्री ठीक है. एग्जामिनेशन बोलो कंटिन्यूसली और फिर ठीक है. Assalamu alaikum. My name is Dr. Nazir Fatma. I am one of the exam candidate. I am ready for the Viva. After mutual introduction and completing the biodata, in which I ask name, age, married for, education, occupation, last child born, and last menstrual period, I will inquire about her past exotic history, and whether she has any history of previous history of polyuria, polydipsia, polyphagia, or any history of headache, epigastric burning, blurring of vision, hands, swelling of hands and feet, or weakness, lethargy before pregnancy or in pregnancies, and whether she had taken antenatal care, and she had taken any treatment in her pregnancy. And her and ultrasound anomaly scans done or not, and whether any history of any medical disorders, and what was the weight of babies, and whether was any obstetric complication like preterm labor, or any infections, vaginal infections, or and what gestation the babies were delivered, and was there any history of taking prolonged labor, and history of any trial of instrumental delivery. And what was there any anomaly of the baby, and then
and a history of any substance abuse smoking and any what was the was there any history of taking any treatment in the form of aspirin or color Doppler ultrasound in pregnancies, and then currently about this pregnancy, was it conceived with treatment or without treatment, and history of folic acid in the fever, flu, rash, excessive nausea, vomiting in first trimester, and dating scan done or not, and in second trimester anomaly scan done or not, and what was the report, and was there is there any history of same complaints or any history of OGTT done or not, and any how she was admitted in hospital and what treatment she has taken up till now, any blood sugar level record done or not, and BP monitoring done or not, and ultrasounds done, and or color Doppler ultrasound done or not, any history of surgical significant surgical history, and in which drug gynecological history, pap smear, contraception, drug allergies, and socioeconomic history in it, and any history of injections taken for her diabetes in the skin subcuticle, and after that any examination I will check the BMI, vital signs, pallor, jaundice, thyroid, and chest, breast, and cardiovascular examination. I will check right upper quadrant tenderness. I will auscultate the chest for any pulmonary edema, and then in abdominal examination, after inspection, I will do palpation for symphysiofundal height, lie, presentation, amount of liquor, fetal heart rate, and estimated fetal weight, and then I will check pedal edema and reflexes. ठीक है, अच्छा था, नॉट बैड, अच्छी आपकी तैयारी है। इसी केस को अगर आप मेरे से कहो, जिसे कहते हैं ना और बेहतर कैसे किया जाए, व्हाट द वे आई हैड स्टार्टेड द हिस्ट्री इसके, शी इज ग्रेविड 3 पैरा 2, मैं तो हिस्ट्री शुरू करती फर्स्ट प्रेगनेंसी से, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टोरी की तरह ना सिर्फ पिछली कॉम्प्लिकेशंस को कवर करना है, उसके अलावा मैंने ये भी साथ साथ बात करनी है इस प्रेगनेंसी से पहले तो नहीं उसको डायबिटीज़ थी। इस वक्त प्रेजेंट एंटीनेटल तो मैटर कर ही रहा है, इस वक्त तो वो ख़राब होके आ गई है, केस ही ऐसा है कि 32 वीक्स पे 2.8 kg है। तो मुझे ये देखना है कि पीछे से क्या चल रहा था काम, क्या ये काम चल रहा है फर्स्ट प्रेगनेंसी से। फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखो प्रीवियस नो लाइव इशू है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि डेफिनेटली शुगर ही कुछ गड़बड़ कर रही है। तो क्या इतनी शुगर गड़बड़ कर रही है कि पिछली 2 प्रेगनेंसीज के बाद तो नहीं, कहीं मतलब क्रॉनिक डायबिटिक तो नहीं है, बिकॉज इफ शी इज़ क्रॉनिक डायबिटिक देन आई नीड टू आस्क अबाउट आईज, हार्ट, किडनीज एंड ऑल। सो वो वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कि फिर एंटीनेटल हिस्ट्री, ओवरऑल आपकी स्पीच अच्छी थी, इसलिए बहुत बुरा नहीं लगा। यू वर यूजिंग मेडिकल टर्म्स लाइक पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया वगैरह, बट ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज वाइवा या एक्सटेंडेड टॉक्स के एग्जाम्स में अच्छी नहीं समझी जाती। इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स, और उसी में आप इतने फ्लुएंट हो के वो उसको उस तरीके से कवर करो। तो शी इज़ अ केस ऑफ डायबिटीज़ एज वेल एज शी इज़ अ केस ऑफ बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। तो बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को आपने वहाँ से शुरू करना है, और आगे जाकर यस ठीक है, यू आस्क्ड अबाउट ऑल द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन टू मदर, एंड यू आस्क्ड अबाउट फीटल कॉम्प्लिकेशंस आल्सो, बट उसके साथ साथ एक पैराग्राफ इसमें और ज़्यादा एम्फसाइज करते एग्जैक्टली कि व्हाट टाइप ऑफ डाइट इफ शी इज कंप्लायंट इनफ, उसे पता भी है कि उसके बेबी को मैक्रोसोमिया इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम शी हैज विजिटेड टू यू, एंड देन अगेन देखो हमेशा मैं कहती हूँ जैसे ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताई जाए, जैसे कि इसके अंदर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कि वो 32 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड लेके आई है मैक्रोसोमिक बच्चे का, एंड प्रीवियस नो लाइव इशू है, तो मेक अ डीडी इन योर माइंड। बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का डीडी भी बनाए। यू हैव टू रूल आउट ऑल द पॉसिबल थिंग्स, यू हैव टू रूल आउट एनॉमलीज, यू हैव टू रूल आउट डायबिटीज, यू हैव टू रूल आउट all the possible things, maybe RH incompatibility और कि जितनी भी बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की वजूहात हैं वो आपको पूछनी है। उसके बाद इतना बड़ा बच्चा 32 वीक्स पे कहीं एनॉमलस तो नहीं है, फिर मतलब ये चीज़ें आपको एम्फसाइज करके हिस्ट्री में बोलनी है। जब तक आप डीडी नहीं रूल आउट करोगे, और फिर मैक्सिमम डीडी में जो सबसे शॉर्ट लिस्ट हो जाती है जिसमें डिफरेंशियल हमारे रह जाते हैं बिल्कुल 1 या 2 उससे रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल पता लग गया ड्यूरिंग हिस्ट्री के शी इज डायबिटिक,
तो फिर आप उसको एलैबोरेट करते हो एंड देन यू गेट टू नो, यू आस्क कि उसको कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, क्या वो दवाई स्टार्ट की है नहीं की, इंसुलिन है नहीं है, एंड यू नो उससे आगे अच्छी बात है अपनी टेक्स और वो सारी चीज़ें कवर की। तो ये बात कम टाइम में ज़्यादा बातें तब कवर हो सकती हैं अगर आप फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही स्टोरी शुरू करो, ठीक है। आप यूँ कहो कि हर हिस्ट्री डेट्स बैक फ्रॉम हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, बिकॉज वी नो कि डायबिटीज़, मैक्रोसोमिया, एनोमलीज किस कदर री करेंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन वाज ऑलराइट, आई थिंक सो, वो ठीक था आपका, ठीक है। सो इस तरह करना। इन्वेस्टिगेशंस क्या मांगोगे क्विकली? मैडम, baseline investigations with date and time for hemoglobin, हीमोग्लोबिन इसका TLC and चलो platelet. 11.2 है, बाकी सब नॉर्मल है। Madam, viral serology regarding hepatitis B, C, HIV antibodies. HCV पॉजिटिव है। Madam, blood group with RH factor. बी पॉजिटिव। Urine routine examination for pus protein glucose. 6 to 8 पस सेल्स है। Madam, any OGTT done up till now? OGTT नहीं डन। Madam, any HbA1c available? नॉट अवेलेबल। Madam, LFTs, LFTs and PTA-PTT, liver अवेलेबल function नहीं है तो कराओगे फिर अभी रिसेंट वाला? जी मैडम, as she is HCV positive, so I will do LFTs. HbA1c कराओगे अगर अवेलेबल नहीं है? जी मैडम, she has bad obstetric history. अच्छा, और मैडम, अल्ट्रासाउंड, डेटिंग स्कैन, एनोमली स्कैन, फ्रेश obstetric अल्ट्रासाउंड एंड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। और आपने LFTs मांगे थे ना? जी मैडम। चलो अल्ट्रासाउंड वी विल डिस्कस। और क्या मांगोगे? और मैडम PTA PTT। LFTs अभी मैंने आपको नहीं दिए, फिर भी PTA PTT मांग लोगे? नहीं मैडम, LFTs डिरेंज्ड होंगे तो PTA PTT मांगूंगी। फिर चलो आगे। मैडम आगे अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, ठीक है 6 ब्लड शुगर लेवल रिकॉर्ड एंड ठीक है। ट्रीटमेंट टिकट पेशेंट। 6 ब्लड शुगर लेवल रिकॉर्ड कराओगे या OGTT कराओगे? मैडम, no, there is not much role of OGTT at this stage. Because its value is not correct due to But gravity. अभी तक तो you don't know that she is diabetic. All we know is that baby is large for dates. You don't know exactly कि उसका जो है she is diabetic or not. तो उसके 6 levels तो बड़ा मुश्किल काम है करना। Madam, blood sugar random or fasting? ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, जो अब recent ultrasound है उस पे क्या क्या चाहिए आपको? Madam, on recent ultrasound, I need her biometry regarding BPD, FL, biparietal diameter, femur length, and abdominal circumference. And बस और her, Madam, I also need her amount of liquor, amniotic fluid index, placental localization, and umbilical artery Doppler for Doppler indices. ठीक है। और अल्ट्रासाउंड पे कुछ और? मैडम, लाए प्रेजेंटेशन यानी ठीक है। और कोई इन्वेस्टिगेशन है? फिर मैं आपकी इन्वेस्टिगेशंस करेक्ट करती हूँ। मैडम, आई नीड हर फंडोस्कोपी, मैडम फंडोस्कोपी, RFTs। गुड, ठीक है। और ट्रीटमेंट टिकट, CTG है ना, वो सारा कुछ। अच्छा, और मेरी एक बात सुने, इन्वेस्टिगेशंस बड़ा, आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन अच्छी है फ्रैंकली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत मार खा ली। इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस में आगे जाके वो मैनेजमेंट तक आपको जाने ही नहीं देंगे। वाइवा वो अच्छा है, वो स्टेशन आपका अच्छा है जिसमें एग्जामिनर आपकी किसी पिछली बात पे पॉइंट आउट ना कर सके कि आपने ये नहीं मांगा, ये क्यों मांगा, या ये क्या किया।
शुरू से शुरू करें तो मैंने आपको जानबूझकर कुछ चीज़ें दी, जैसे कि CV पॉजिटिव। जब वायरल मार्कर्स की बात आई बेसलाइन में, तो आपने वहीं पे रुक के, जब मैंने C पॉजिटिव कहा, उधर ही इस चीज़ को सेटल डाउन करा लो, उधर ही LFTs मांग लो, दैट इज़ इट। अगर आगे PTA की बातें क्यों की, वो तो आपको और कंफ्यूज करने वाली बात है। कभी मतलब अगर तो वो LFTs खराब देंगे तो आप मांग लेना, बट अगर LFTs दे दिए, ठीक है, बस बात खत्म। HCV पॉजिटिव से हमारा लेना देना ही खत्म। वो जी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको यूरिन में पस सेल्स दे दिए 6 to 8, वहीं कल्चर सेंसिटिविटी मांग के बात ख़त्म कर दो। अच्छा, उसके बाद यू आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट शुगर। 32 वीक्स पे बेशक पेशेंट की बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, 32 वीक्स पे आपको HbA1c उसकी पिछली प्रेगनेंसीज की वजह नहीं बताएगा। 32 वीक्स पे अगर आप कहती हो कि मैं HbA1c करा रही हूँ इस प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स का कंट्रोल देखने के लिए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो पहले कॉम्प्लिकेट आई भी लग रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि थर्ड ट्राइमेस्टर में वैसे ही ऐसे पता नहीं डाइल्यूटेड सा सैंपल होता है HbA1c, वो कहते हैं रिलायबल होता ही नहीं है। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग HbA1c इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। अच्छा, उसके बाद इसलिए आप पहले ब्लड शुगर रैंडम मांग लो ना, वही ज़्यादा होगी इस पेशेंट में। उसके बाद हम 6 लेवल्स का फैसला करेंगे, ठीक है? या फिर आपको अल्ट्रासाउंड पे एग्जामिनर मैक्रोसोमिया दे रहे हैं तो आप उसके लेवल्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड जब आपने मांगा, यस ओके फाइन, शी इज़ एन ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट, जो कि आपको हिंट लग रही है कि डायबिटिक हो सकती है पेशेंट, चाहे अपने मुंह से भी कहते डायबिटिक, बट एक DD के अंदर फंडल हाइट अगर ज़्यादा आ गई, आपकी लार्ज फॉर डेट आ गई, एंड शी इज़ एट 32 वीक्स फॉर श्योर, बट आपकी फंडल हाइट इज़ लाइक 36 वीक्स बिकॉज इट्स अ मैक्रोसोमिक बेबी, तो आपने अल्ट्रासाउंड पे ट्विंस भी तो रूल आउट करने हैं ना, आपने अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रॉइड भी तो रूल आउट करना है। तो कोई भी जो DD बनता है लार्ज फॉर डेट्स फंडल हाइट का, तो उस वो चीज़ें बोलो ना, बिकॉज यू डोंट नो दैट इट इज़, जब तक आपके सामने स्कैन नहीं रखा जाएगा और आपको वाकई यकीन नहीं आ जाएगा कि मैक्रोसोमिक है, तब तक आपने तो अपना DD पूरा लेके ही चलना है। All you know about the patient on examination is that the fundal height is definitely large for dates. So make a DD in your mind what are the causes for the large for dates fundal height, and then ask examiner during ultrasound. 2 सेकंड भी नहीं लगने ये बात बोलने में, बट अगेन एक कंप्लीट आप पेशेंट कवर कर रहे हो, ठीक है? तो और इस तरह हैपेसिडली 6 लेवल्स, क्या पता वो पेशेंट फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी की पेशेंट है और आपने एग्जामिनर को कह दिया वह 6 लेवल्स, या मतलब तो दिस इज़ रॉन्ग ना। तो वो आपने उस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को। सो दो चीज़ें, एक जो साथ साथ आपको एबनॉर्मल चीज़ें मिलें जैसे C पॉजिटिव है, वो बात वहीं ख़त्म करके आगे चलो। यूरिन में पस सेल्स हैं, कल्चर सेंसिटिविटी, वो चीज़ें उसी तरह कवर करके आगे चलो। और हाँ, फंडस को भी RFTs, yes, because you don't have record of her blood sugar levels before pregnancy, so you never know she is a chronic diabetic, so आपको फंडोस्कोपी और RFTs भी होते हैं। अगर ये C पॉजिटिव ना होती तो क्या आप इसके RFTs आप इसके LFTs कराते? जी नासिर। मैडम, अगर शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर मोर देन 5 years, परफेक्ट। आई विल गो फॉर मैंने ये LFT। नोट किया, आपको आता है सारा, थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। इंशाल्लाह अल्लाह करे वो चीज़ नोटिस ना हो और आप निकल जाओगे, आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर वो चीज़ नोटिस हो गई, या कोई एग्जामिनर जो बहुत सीनियर एग्जामिनर्स होते हैं वो थोड़ी इच्ची बिच्चियों पे बहुत अड़ जाते हैं, तो फिर अड़ जाओगे, तो आप उन इच्चियों बिच्चियों को भी करेक्ट करके जाओ। इसलिए वरना यू आर वेरी गुड, वेरी फ्रेंकली, आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स भी हैं और आपके ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं चीज़ें, कंसिडरिंग के एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक है। बस कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ऑल ऑफ अ सडन 6 लेवल्स, मतलब क्या HbA1c का ये जवाब नहीं था कि बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, ठीक है? HbA1c तो आपको लास्ट 3 मंथ्स का बताएगा, हालांकि आपको पता है। तो द थिंग इज कि इस तरह कंफ्यूज होकर ब्लंडर नहीं मारना, और इसका एक ही तरीका है कि ऑर्गेनाइज तरीके से। मैं आपको एक टिप और देती हूँ नाजिश, आप जब एग्जामिनर मैम से इन्वेस्टिगेशन, इसमें मैम इसमें OGTT मांगना था। आप ब्लड शुगर रैंडम मांगो, आप कहोगे OGTT अगर कोई 24 से 28 वीक्स के बीच में वैल्यू है तो वो दे दें, नहीं तो आप इसकी मुझे ब्लड शुगर रैंडम दें। अगर वो ब्लड शुगर रैंडम ही हो, आपको फॉर एग्जांपल 200 या इस तरह देते हैं, तो फिर आप उसको 6 लेवल्स करा लो। अगर फॉर एग्जांपल इस लेवल पे वो आपको ब्लड शुगर रैंडम नॉर्मल दे देते हैं, तो फिर आपने पिछला OGTT मांग लिया, ज़रा रुक जाओ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने दो, ठीक है? अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पॉलीहाइड्रोएमनियोस है
या मैक्रोसोमिया या कुछ ऐसा है, तो फिर आप उसके 6 लेवल्स पे भी आ सकते हो। ओजीटीटी इस टाइम पे कराना पेशेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। इवन आप करा भी सकते हो, आप कह सकते हो कि इसका रैंडम पहला ठीक आया 92 आया है, तो मैं इसका ओजीटीटी करा लूँगी, ठीक है। एक और इसकी ऑप्शन ये मैडम होती है चाहे कि पेशेंट जीडीएम में चाहे पेशेंट नॉन डायबिटिक है, हम पहले रैंडम मांगे। अगर पेशेंट नॉन, यही मैं आगे बात करने लगी हूँ, अगर पेशेंट अपने मुंह से कह रहा है कि वो डायबिटिक है, तो फिर आप उसके डायरेक्ट 6 लेवल्स पे जाओगे, ठीक है। ये वाला जो पेशेंट था उसकी सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कि वो ऑल ऑफ अ सडन मैक्रोसोमिया के साथ आई है विद बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। अगर पेशेंट पहले ही नॉन डायबिटिक है और ट्रीटमेंट के ऊपर है, फिर तो डेफिनेटली 6 लेवल्स ही कराएंगे ना, फिर तो ओजीटीटी भी नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नाजिश को बात बता रही थी कि आप ये जो कंफ्यूज होते हो ना, उसका एक तरीका तो ये है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करके जहाँ पे जो चीज़ आए, जैसे सी पॉजिटिव है उसकी एलएफटीज मांग लिए, यूरिन है वहाँ पे कल्चर सेंसिटिविटी मांग लिया, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वहीं हस्बैंड का ब्लड और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट मांग लिया अगर हस्बैंड पॉजिटिव है, वहीं वो चीज़ कवर करके। और अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है, जैसे एलएफटी ज़्यादा है, वो रेड पेन से साइड पर लिख लो। अगर आपको कोई इनडायरेक्ट कुम्सेस पॉजिटिव दे दिया तो वो रेड पेन से साइड पे लिख लो, या कुछ और ऐसा दे दिया वो वहीं लिख लो, ताकि उस चीज़ को आप कवर करना छोड़ ना दो ड्यूरिंग मैनेजमेंट। इस तरीके से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखोगे, ठीक है, एंड यू नॉट मिस थिंग्स, क्योंकि चीज़ें जो है ना आप मिस कर जाते हो, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है बात, ठीक है। सो गुड, सो लेट्स कम टू द मैनेजमेंट क्विकली। नाजिश, मैं आपको 6 लेवल्स देती हूँ, ठीक है। सो फास्टिंग पेशेंट का है 100, उसका 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट। आप मुझसे लेवल्स पूछते जाओ, मैं बताती जाती हूँ। मैडम व्हाट इज हर मॉर्निंग फास्टिंग? फास्टिंग 100 है, 1 आवर आफ्टर उसका आफ्टर ब्रेकफास्ट 140 है, प्री लंच उसका 120 है, पोस्ट लंच उसका 240 है, प्री डिनर उसका 180 है और पोस्ट डिनर उसका 280 है। जी मैम। मैडम आई विल मैडम शुड आई स्टार्ट द मैनेजमेंट? जी, कर दो मैनेजमेंट अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें पूरी हो गई हैं। जी मैडम। मैडम व्हाट इज ट्रीटमेंट टिकट? इज शी ऑन गुड, ओरल hypoglycemics or so injection? she is taking glucophage 1 gram BD. Okay. Madam, I will counsel my patient very empathetically about the एक चीज रुक जाओ। मैनेजमेंट शुरू करने से पहले अपनी इन्वेस्टिगेशंस की लिस्ट देखो कि क्या वो मुकम्मल है या नहीं। इसके मैडम अंदर फंडो आपके लिए डेटिंग स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट स्कैन भी है। चलो प्रेजेंट स्कैन पे मैंने बता दिया 2.8 kg का बेबी है, लेकिन डेटिंग स्कैन कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि वाकई वो श्योर ऑफ डेट्स है, वाकई शी इज़ 32 वीक्स, क्या पता वो 36 वीक्स पे, तो 2.8 kg इतना बुरा तो नहीं है। सो यू शुड फर्स्ट कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशंस बिफोर यू स्टार्ट काउंसलिंग द पेशेंट, ठीक है। किसी ने सवाल किया हुआ सारा ने चीज़ें लेके जानी एग्जाम में या नहीं। Either it's Karachi Center or it's Lahore, Islamabad. What I know is that you don't need to take your things along. वहाँ हर स्टेशन पे उसकी रिक्वायर्ड चीज़ वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। बाकी तो ज़ाहिर है जो एहतियातन मैं कहती हूँ बैग बनाकर ले जाना, बाहर छोड़ जाना अगर अंदर ना जाने दें, ठीक है जी नाज़िश। मैडम आपने ऑप्स का अल्ट्रासाउंड पे व्हील वेट अलाउड कितने है, बताए? ऑप्स का व्हील अगर आप लेके जाना चाहो, व्हील BMI चार्ट वो लेके जा सकते हैं। मैडम आपने एस्टिमेटेड फीटल वेट कितना बताया है? 2.8। 2.8। ठीक है। मैडम एनी फंडोस्कोपी RFTs डन? वो नॉर्मल है। ठीक है। ECG भी फिर इसका पार्ट होएगी ना, फंडोस्कोपी जी RFT और उसका, तो फिर ECG भी तो पार्ट होएगी ना। जी जी मैडम आई विल counsel my patient very empathetically about the diagnosis. It is a high risk pregnancy. And she has she has diabetes with a bad obstetric history.
So, I will tell her about the feto-maternal risk associated with this pregnancy. In maternal risk, she is at risk for worsening of her diabetic complications like her vision problems and renal and renal problems, and also she is at risk of obstetric complications like macrosomia, polyhydramnios, and unstable lie, and and risk of operative delivery and increased risk of C-section. Also, she is at fetal risks of anomalies and and risk of prematurity, NICU admission, and perinatal morbidity and mortality. I will involve MDT, including my medical specialist, senior gynecologist, and senior midwife, and anesthetist. And then I will start. I will consult my patient about the lifestyle modification, including taking 3 big meals, 3 snacks, and low glycemic index food, and she will take calories according to her weight, 30 kilocalories per kg, and she will do 30 minutes exercise daily, 30 and also I will tell her about the proper control of her diabetes, and also as she has complicated complications, so I will start her on insulin, and according to her weight. अभी शुगर कंट्रोल पे डिस्कस करते हैं। अभी तक जो आपने बोला, पता नहीं शायद अगर एग्जामिनर मान जाए तो मान जाए। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपने ना, अब देखो हर केस में या हर पेशेंट में रट्टी वाली चीज़ नहीं बोल देनी कि पॉसिबल मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस और पॉसिबल फीटल कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेट होके आई हुई है, इसको तो हो गई ना वो कॉम्प्लिकेशन। इसमें सबसे जो आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग की लाइन है ना, इट विल टेल एवरीथिंग टू द एग्जामिनर कि आपने मैनेजमेंट की तैयारी कैसे की हुई है। काउंसल इसमें आपने करना है कि दिस पेशेंट इज ग्रेविडा 3 para 2 previous 2 cesarean section, she has no live issue already. I will explain to her, or I will counsel the couple that the reason for bad obstetrical history is probably diabetes, because at the moment she's at 32 weeks again with a complication of diabetes, and we know कि अगर कोई complicated diabetes का case obstetrics में आए तो it can lead to IUD again। इस दफ़ा याद रखना कि वो पेशेंट आप तक पहुंच गई है, ठीक है ना। somebody has referred the patient to you and you can not even imagine that this patient again ends up in the same result, like फिर से उसका IUD खुदा ना खास्ता ना हो जाए, ठीक है। but you will explain to them the cause is now known, probably, most probably previously also bad obstetrical history was because of diabetes, and now again she's a complicated case of diabetes because probably there's macrosomia 2.8 kg at 32 weeks पे तो obstetrician की नींदें उड़ जाती हैं। IUD can happen any time again, ठीक है। so you will explain to the couple, however अच्छी बात ये हो गई कि एज द कॉज इज नाउ नोन विच इज़ अ ट्रीटेबल कॉज, दिस आपने उसको एम्फेसाइज करना है कि कितना अहम है शुगर उसके लिए, ठीक है ना, ठीक होना। सो एज यू नो द कॉज एंड इफ इट इज़ ट्रीटेड वेल देन IUD कैन बी प्रिवेंटेड एंड दे कैन हैव अ हेल्दी बेबी ऑल्सो, राइट। फिर बाकी जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बोलो। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू एडमिट द पेशेंट। नंबर 1 पे तो एडमिशन बोले ना, और फिर एडमिशन करके आप क्या क्या करोगे, एडमिशन करके आप उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में इन्वॉल्व करोगे, आप उसका UTI को ठीक करोगे, आप उसके फिजिशियन को इन्वॉल्व करोगे C पॉजिटिव के लिए, उसके लिए डायबिटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करोगे, न्यूरोटोलॉजिस्ट को, सब लोगों को इन्वॉल्व रखोगे, ब्लड बैंक को रखोगे, शी इज़ प्रीवियस टू यू वर कंसर्न अबाउट प्लेसेंटा एंड ऑल, देन यू एनेस्थेटिस्ट आर इन्वॉल्व, और वो सारा कुछ, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बाद आप उसकी मॉनिटरिंग। अब मुझे ये बताओ कि इन ब्लड शुगर लेवल्स में यू वर गुड, यू टॉक्ड अबाउट वॉक, एक्सरसाइज, डाइट, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक। अब मुझे बताओ जो इंसुलिन की आप बात कर रहे हो, ये शुगर लेवल्स उन्होंने आपके सामने रख दिए, अब मुझे बताओ इसको कैसे कंट्रोल करोगे।
Madam, I will calculate the insulin dose by dividing her weight by 2, and then I will divide it I will start her biphasic regime or basal bolus regime. In biphasic regime, I will divide into two parts, the dose and the morning dose and the evening dose. In morning dose, I will give 2/3 NPH, 2/3 regular and 1/3 NPH. And in the evening, I will give her 2/3 NPH and 1/3 regular. Also, I will do her CTG for fetal monitoring in the form of CTG daily, daily, and also her. Yeah, I will then I in maternal and I will do the maternal fetal surveillance. Also, I will give her fetal DEXA cover for fetal lung maturity in divided doses. And गुड। अच्छा, अब ये तो बोलेगा हर कैंडिडेट वहाँ पे, और पास होना एक ने, और वो एक कैंडिडेट कैसे डिफाइन होगा? ठीक है ना, 13 लोग उसी एग्जामिनर के सामने से गुजर के जा रहे हैं, पास वो सबको नहीं करेंगे, वो पास एक को करेंगे। जब ये लेवल्स आपके सामने हैं और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि अब ये लेवल्स, यानी मैं दोबारा रिपीट करूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई एम टेलिंग यू, ये पास फेल वाली बात है। हमने ब्रेकफास्ट में बिफोर ब्रेकफास्ट 100 यानी फास्टिंग 100, पोस्ट प्रेंडियल ब्रेकफास्ट 140, लंच प्री लंच 120, पोस्ट लंच 240 1 hour आफ्टर, डिनर बिफोर डिनर 180, पोस्ट प्रेंडियल 1 hour आफ्टर डिनर इज 280। ये वैल्यूज़ आपके सामने पड़ी हैं, पेशेंट बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का है, एडमिटेड है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट इंसुलिन। As examiner, I don't want to hear biphasic, how are you calculating? I am just looking at your approach कि आपने इन 6 रीडिंग्स को रीड कैसे किया। जो कैंडिडेट वहाँ इन रीडिंग्स को देखकर कह देगा कि आई वॉन्ट टू डिस्कस विद माई पेशेंट व्हाट डिड शी हैव इन हर लंच, क्योंकि देखो ब्रेकफास्ट की इतनी बुरी नहीं है, फास्टिंग उसकी इतनी बुरी नहीं थी, पोस्ट प्रेंडियल भी इतनी बुरी नहीं थी। What happened in lunch and what did she have in dinner? Did she have any snack in between lunch and dinner? Definitely she is having something wrong in lunch. वो या तो रोटी गलत खा रही है या वो राइस खा रही है। Similarly, dinner. I would like to correct her, diet in lunch and dinner because something is going on, because breakfast तो इतना बुरा नहीं है readings. So how are you approaching her? Number 1. Number 2, she is already having glucophage 1 gram BT. आप कहोगे, और फिर आप कहोगे कि शी इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ डायबिटीज। माय टारगेट ब्लड शुगर, आपका टारगेट क्या है इसके अंदर? आप एम क्या है अचीव करना? करेक्शन ऑफ my ब्लड target शुगर लेवल levels इसमें are क्या है? less than 95 milligram per deciliter in the fasting or pre-lunch and pre-prandial, and the post-prandial level should be 1 hour post-prandial should be less than 140 140 milligram. आपने कहा, ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसका 32 वीक्स पे 2.8 kg का बेबी है, ठीक है। इस केस के अंदर अगर आप 1 hour पोस्ट प्रेंडियल 140 भी रखोगे ना, तो इसका मैक्रोसोमिया नहीं ठीक होना, बच्चे का वजन, हमने ऐसा करना है कि बच्चे का वजन बढ़ना बंद हो जाए। आप ये देखो कि अगर 2.8 kg अभी है, तो 36 वीक्स पे अगर 200 ग्राम्स इन, अब एक लिहाज से एवरी वीक ही 200 ग्राम बढ़ना है, तो 3 kg पे 36 वीक्स पे अगर 5 kg हो जाएगा, तो ऐसे एन ऑब्स्टेट्रिशियन इट्स अ फेलियर, ठीक है। आप इतना बड़ा बच्चा 5 kg क्या 6 kg शायद हो जाए, सो आप कहोगे कि एज शी इज हैविंग मैक्रोसोमिया और ठीक ठाक बड़ा बच्चा है 32 वीक्स पे ही, तो मैं इसकी, मेरा टारगेट ब्लड शुगर 1 hour पोस्ट प्रेंडियल इज 120, शुगर कैन नॉट गो अबव 120 1 hour आफ्टर पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है। और उसके लिए आप अलार्म शो करो, पेशेंट को पैनिक शो करो कि देयर इज़ नो लाइव इशू प्रीवियसली, प्रॉबेबली इट वाज बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, और अब जो है ये फिर डायबिटीज़ इज़ अनकंट्रोल्ड एंड मैक्रोसोमिया इज़ देयर एंड आईयूडी कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है। सो शुगर हैज़ टू बी करेक्टेड टू एग्रेसिवली एक्चुअली, ठीक है। तो इस वजह से आपने सबसे पहले तो ये बोलना है कि ये जो लेवल्स हैं इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है डाइट की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरा टारगेट ये है। नंबर 3 फिर आप अपनी इंसुलिन की डोजेस बोलो, और यू कैन टॉक अबाउट बायोफिजिक या जो, या फिर डायरेक्ट ही बोल दो शॉर्ट एक्टिंग में इस तरह दूंगी और लॉन्ग एक्टिंग इस तरह, ताकि आपका टाइम उन बातों पे ज़्यादा लगे, क्योंकि बातें अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसुलिन डोज कैलकुलेशन से भी ज़्यादा।
कि आप अब इस बेबी के वेट को मॉनिटर कैसे करने वाले हो, आप इसको टर्म तक कैसे लेके जाने वाले हो पेशेंट को, ठीक है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर डिस्कस करें, इंस्टेड कि आप इसको मल्टीपल रिजीम्स बोलो और फिर एक रिजीम बोलना शुरू करो। तो आप क्विकली इंसुलिन की डोज बोलो कि ये डोज है, ये मेरा टारगेट है, ये लेवल्स इसकी ज़्यादा है, इस टाइम पे वो क्या लंच ले रही है, और इस तरीके से मैंने इसको हॉस्पिटल में रखा हुआ है, व्हाट मॉनिटरिंग यू आर डूइंग, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट IUD एनी टाइम बिकॉज शी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ डायबिटीज़ with bad obstetrical history, how are you doing fetal monitoring, उस पर बातें करो इंस्टेड के बायफेजिक या शॉर्ट एक्टिव, मतलब आप फटाफट डोज बोलो और आगे चलो, ठीक है। सो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं कि आप हॉस्पिटल में रखते हुए मॉनिटरिंग क्या कर रहे हो और आगे जाकर आपने इसको लेके कैसे चलना है टर्म तक, ठीक है। चलो अब बताओ, शाबाश। मैडम इंसुलिन आई को विल बता दें क्या। 8 units regular in TDS and 8 units NPH at bedtime. ओके ठीक है, Also, I और will फिर क्या। consult my patient about the risk of hypoglycemia like lightheadedness, cold sweats, and vertigo. And she will keep candies or juice with her all the times. And then I will take my patient. My aim is to take my patient till to control her blood sugar levels. Start her नहीं, फिर आपने बीच में डेक्सा दिया, तो डेक्सा में इंसुलिन का क्या करोगे। जी मैडम, आई विल इंक्रीज इंसुलिन. फिर आप बोलोगे कि फर्स्ट आई विल कंट्रोल दीज ब्लड शुगर लेवल्स कीपिंग हर इन द हॉस्पिटल, उसके बाद मेरा टारगेट है डेक्सा देने का, और फिर डेक्सा के वक्त इंसुलिन कैसे बढ़ेगी। जी मैडम, आई विल इंक्रीज हर इंसुलिन अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल. ठीक है, गुड इनफ फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स कीपिंग हर इन द For हॉस्पिटल। up till ओके, to 72 hours after तो Dexa नाउ cover. द शुगर इज कंट्रोल्ड जैसा आप चाह रहे हो। इट्स बीन अ वीक दैट शी इज देयर, यू आर डूइंग फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग कैसे कर रहे थे हॉस्पिटल में। मैडम, CTG daily, and fetal heart rate, TDS, and fortnightly growth scans, और फीटल किक काउंट चार्ट। fetal kick count chart. BD में फीटल किक काउंट चार्ट बोल दो, फीटल हार्ट रेट बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती। फीटल किक काउंट चार्ट BD में और CTG वंस अ डे। और उसके बाद आप चलो, नाउ इज द टाइम दैट शुगर इज फाइन एंड यू आर विल यू डिस्चार्ज हर और यू कीप हर इन द हॉस्पिटल। Madam, if she is living close to hospital, then I will discharge her with the proper counseling of red flag signs in case she feels reduced fetal movements or her blood sugar levels become deranged. She will report immediately. Otherwise, I will call her for follow-ups at 1 to 2 weekly intervals with the home blood sugar level record and fetal movements record. ठीक है, Aim is to keep her take her to 36 weeks, and then I will discuss birth plan with my patient. She will be delivered at 37 weeks and through cesarean section at tertiary care. अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सो द थिंग इज के आपने जो एडमिशन का जवाब दिया कि क्लोज बाय, आपका ये जवाब नहीं बनता। रेड फ्लैग्स आपके लिए, चलो ये तो है ही मूवमेंट एंड ऑल, लेकिन हमारे लिए तो रेड फ्लैग सबसे बड़ा शुगर भी है, क्योंकि शुगर फिर ज़्यादा होगी तो फिर IUD के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि मैं नॉट द डिस्टेंस ओनली, व्हाट मैटर्स इज द कंप्लायंस, how vigilant she is about her sugar levels. If she can check it or can send you maybe on WhatsApp or किसी तरह वो आपको भेजे, या if she knows exactly कि normal levels क्या है और जब abnormal हो तब आ जाए, right? So उसकी compliance, उसको लाने वाला कोई है घर से, and the distance of course, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप देख के उसके बाद पेशेंट को, if you think that she can go home, okay, if she goes home then after how many days और किस टाइम पे आप उसे वापस बुला रहे हो, और जब वो वापस आ रही है तो हर विजिट पे आप क्या कर रहे हो। डेफिनेटली यू विल अगेन डू द हिस्ट्री एग्जामिनेशन क्विकली, हिस्ट्री में क्या बातें होंगी। डेफिनेटली यू आस्क अबाउट द फीटल मूवमेंट, यू चेक अबाउट द कोई शुगर के उसको पॉलीयूरिया वगैरह तो नहीं हो गया, और कोई पेन्स तो नहीं आ गई। और उसके बाद आप एग्जामिनेशन पे अगेन फंडल हाइट इन स्पेसिफिक, कोई पेन्स, पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस, फीटल हार्ट रेट, अमाउंट ऑफ लाइकर, वो सारा कुछ, और फिर कोई इन्वेस्टिगेशन कराओगे या नहीं कराओगे। ये एवरी विजिट पे आपने फिर ये बात करनी है, और फिर इस तरीके से लेके जाना 36 वीक्स पे। लेकिन इसके साथ साथ वेट को किस तरह मॉनिटर कर रहे हो बेबी के, ठीक है।
ये सारी चीज़ें बोलनी होती हैं कि फिर आप फॉर एग्जांपल फोर्टनाइटली अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, ग्रोथ स्कैन्स, ठीक है, ग्रोथ स्कैन हो रहा है तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि शी इज 32 वीक्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट 2.8 kg 32 वीक्स पे है तो 34 पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितना वेट होगा बेबी का? मैडम 3.6 kg। नहीं 2.8 kg मैंने क्या 32 वीक्स पे है, 2 वीक्स के बाद कितना बड़ा होगा वेट? मैडम 3 kg। ये तो एक नॉर्मल बच्चे का बढ़ है ना, इसकी तो आपने शुगर ही बहुत स्ट्रिक्ट की हुई है, हमने नहीं बढ़ने देना। आपने कहना है मैडम माय पेशेंट has got all her levels below 120, the weight of the baby will not increase to up to a normal range, ठीक है। अगर ये 2 to 100 ग्राम बढ़ता ही चला गया तो ये तो पता नहीं 4-5 kg पे चला जाएगा जहाँ तक हमने लेके जाना है। आपने उनको ऐसे ही कहना है कि आई डोंट एक्सपेक्ट दैट हर वेट विल इंक्रीज दैट रैपिडली, ठीक है। जी मैडम। तो बेशक ये 2.8 ही रहे, प्लस माइनस 500 ग्राम जिस तरह होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, और फिर 2 वीकली आप ग्रोथ स्कैन्स करके ओके यू ब्रॉट हर टू 36 वीक्स, देन व्हाट डिड यू डू एट 36 वीक्स? मैडम आई विल डिस्कस बर्थ प्लान विद माय पेशेंट एंड आई विल कीप 36 वीक्स पे जैसे ही जेस्टेशन चेंज की एग्जामिनर ने, आपने कहना है आई वुड लाइक टू रिव्यू माय पेशेंट एंड रीअसेस हर। रीअसेस कैसे करेंगे? फिर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन से, क्या पता कोई नई चीज़ हो गई हो, क्या पता उसको पेन शुरू हुई हो, क्या पता मतलब यू नो देयर आर, क्या पता डिक्रीज मूवमेंट्स हो गई हो, तो ये चीज़ आपने फिर रीअसेस करना है। अच्छा, फिर बर्थ प्लान क्या डिस्कस करोगे? that she will be delivered in tertiary care hospital and at 37 weeks through cesarean delivery. And I will arrange blood, cross match and arrange one RCC and then आरसीसी at क्या होता है? madam red cell concentrate. ये बातें क्यों कर रही हो? अभी तो हमें मैम ब्लड स्क्रीनिंग, इन चीज़ों पे टाइम नहीं वेस्ट करना। वो जी एग्जामिनर खुद कहेगा क्या हर एक में ब्लड अरेंज करेंगे, पेशेंट की 12 HP आप ब्लीड भी करा लोगे, क्या करोगे? प्राइमरी होती तो ब्लड अरेंज करते, अननेसेसरी बातें क्यों बोल रहे हो? ये तो पेशेंट डायबिटीज का है, चलो ठीक है प्रीवियस टू है, बट अपना टाइम सेव करना, यही तो बात है कि आपने सही रास्ता रखना है अपना। अच्छा आगे बताएं। madam at the day of surgery morning insulin dose will be skipped and the patient will be first on list and 37 during वीक्स पे क्यों किया? और कोई कुछ बताएगा कि कब इसका सिजेरियन प्लान करेंगे? complicated 7 weeks is little preterm. Why 37 weeks? Madam, because she has diabetes with complications like bad obstetric history previously, so 37 weeks, and also she's on insulin. अच्छा This देखो is मेरी also बात, an मैं indication आपको for क्लियर 37 करती weeks. हूँ, मैं आपको क्लियर करती हूँ। डायबिटीज विद इंसुलिन बट नो कॉम्प्लिकेशन 38 वीक्स, डायबिटीज विद इंसुलिन विद प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी इस वक्त अगर पॉली है या इस वक्त ओलिगो है या इस वक्त भी मैक्रोसोमी है तो 37 वीक्स। ये पेशेंट तो आपके पास 32 वीक्स से थी और अब मैक्रोसोमिया नहीं है क्योंकि आपने शुगर इतनी कंट्रोल की कि 37 वीक्स पे आप कहोगे कि इसका 3.2 या 3.5 की बेबी है, which is no more a macrosomic baby at 37 weeks, so take her till 38 weeks. I am telling you 37 weeks is still an unpredictable gestation for a baby. Baby can end up in an ICU, and when a baby goes in ICU, you never know if the baby catches pneumonia or anything, and this is the patient who has got previous to no life issue, और खुदा ना खास्ता आपने तो हेल्दी बेबी डिलीवर कर दिया लेकिन नर्सरी में जाके कॉम्प्लिकेट हो गया तो फेलियर तो आपका ही हुआ, ठीक है ना। वो तो Madam, ऑब्स्टेट्रिशियन ही का आता है एंड पे। तो द थिंग Madam इज कि आपके SOGP, पास से बेबी हेल्थी जाना चाहिए जी घर। मैडम SOGP में ये लिखा हुआ है कि इफ एनी प्रीवियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री तो पेशेंट विल या ऑन इंसुलिन विद करंट एनी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन देन विद डिलीवरी विल बी करंट ऑब्स्टेट्रिकल, आप समझ ही नहीं रहे हो नाजिश, यही तो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बोली। मैंने एक बोला डायबिटीज ऑन इंसुलिन नो कॉम्प्लिकेशन 38 वीक्स, डायबिटीज मे बी विद इंसुलिन बट विद प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन 37 वीक्स। ये वो पेशेंट है जिसकी कॉम्प्लिकेशन आप ट्रीट कर चुके हो, मैडम बैड यही तो ऑब्स्टेट्रिक फर्क था। हिस्ट्री है। बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है लेकिन कॉज पता लग गई, आपने उसको ट्रीट किया।
अगर बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री अनएक्सप्लेन्ड होती, पता ना चलता, अभी भी शुगर ठीक होती, बीपी ठीक होता, सब कुछ ठीक होता, देन वी कुड कंसिडर इट टू डिलीवर एटलीस्ट टिल 37 वीक्स। ठीक है, उसकी वजह एक और भी है। ये फिर बात आ जाती है कि बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में प्रीवियस जो आईयूडीज थी वो कितने वीक्स पे हुई थी। अगर वो 32 वीक्स पे हुई थी तो फिर बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री अनएक्सप्लेन्ड प्रीवियस आईयूडी एट 32 वीक्स, यू कीप पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद मॉनिटरिंग, यू टेक इट टिल 37 वीक्स एटलीस्ट, देन प्लान द डिलीवरी। ये वो पेशेंट है जो कि डायबिटिक है, यू वर राइट, ऑन इंसुलिन है, इसकी बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री थी, कॉज थी डायबिटीज, राइट, और इस वक्त वो कॉम्प्लिकेशन के साथ 32 वीक्स पे आपके पास आई थी। अब आपने उसकी कॉम्प्लिकेशन ट्रीट कर दी, शी इज़ नो मोर हैविंग कॉम्प्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ पेशेंट जिसका पहले पॉली था, आपने शुगर ठीक की, उसका पॉली ठीक हो गया, यू नो शी इज़ नो मोर हैविंग, लाइक शुरू में उसका 20 तक एएफआई था, बट बाय द टाइम शी रीचेस टर्म द एएफआई इज नाउ गोइंग फाइन। तो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन 37 एंड 38 वीक्स। इट्स ऑलवेज बेटर, देखो 37 वीक्स में बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा होता है, आप ठीक कह रहे हो एसओजीपी में, लेकिन इस चीज़ को भी समझो कि इस वक्त प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन आप ट्रीट, यही तो फ़र्क है पेशेंट का आपके पास आना या किसी भी जीपी के पास चले जाने में, कि आपने पेशेंट को ट्रीट कर लिया है, अब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही, अब मैक्रोसोमिया नहीं है उसका, ठीक है ना, अब वो सिर्फ डायबिटीज़ विद इंसुलिन विद कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स है। तो मेरा ये ख्याल है कि एटलीस्ट उसको इसलिए 38 तक, क्योंकि विद मॉनिटरिंग में भी, क्योंकि इट कैन मेक अ डिफरेंस इन द मॉर्बिडिटी ऑफ द बेबी ओवरऑल। ठीक है, अगर किसी ने कोई और कमेंट करना है तो बताएं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं क्या कह, अगर पॉली होता तो 37 वीक्स, अगर इस वक्त मैक्रोसोमिया होता तो 37 वीक्स, अनएक्सप्लेन्ड ये जो अनएक्सप्लेन्ड बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होती और आप उस जेस्टेशन से ऊपर आ चुके हो जिस पे प्रीवियस आईयूडीज हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, यू डोंट नो द कॉज ऑफ प्रीवियस आईयूडी, 37 पे लाके कर दो। बट इफ यू नो द कॉज ऑफ प्रीवियस आईयूडीज and you have treated the complications, better to take her to 38 weeks. ठीक है मैडम, एसओजीपी में 37 से 38+6 तक लिखा हुआ है ना you कि can आप say that, but again एग्जाम के अंदर वो आपसे एग्जैक्ट पूछेंगे पेशेंट की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फॉर एग्जांपल 25 मई है, आप कब करेंगे, 1 मई को या 14 मई को, या यू नो, तो उस पर आपको पता होना चाहिए कि आप 37 वीक्स क्या है और 38 वीक्स क्या है। ठीक है मैडम, आप जिस तरह कह रही हैं कि हमने रिव्यू आप करना ठीक है, कह रहे हो 37 टू 38 वीक्स वाली बात, बट आप वहाँ हैपेज, क्योंकि पेशेंट को तो आपने डेट देनी होती है ना कि 8 तारीख को आपका सिजेरियन है, ठीक है तो इसलिए मैडम, आप एग्जाम जिस तरह में कह भी रही हैं कि एक्सपेक्टेड होता है कि यू नो एग्जैक्टली द डेट। जी मैडम, आपने कहा कि हमने उसको ना रीअसेस करना है, जिस तरह नेक्स्ट अब 36 वीक्स पे दोबारा से आ गई है, हम दोबारा से उसका वेट देखेंगे, यानी रिव्यू हिस्ट्री रिव्यू करेंगे, आपने क्विकली एग्जामिनेशन। कहना है, आपने क्विकली कहना है कि आई वुड लाइक टू रीअसेस द पेशेंट रिगार्डिंग हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। इन हिस्ट्री आई वुड लाइक टू नो कि कोई उसे कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं शुरू हो गई, बेबी की मूवमेंट्स ठीक है, एक्सक्यूज मी, कोई हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स तो नहीं हुए। एग्जामिनेशन में इन स्पेसिफिक आई वुड लाइक टू ऑब्वियसली रीचेक द anemia and would like to do her abdominal examination considering fundal height, amount of liquor, lie of the baby और वो सारा कुछ, and also the fetal heart rate and any palpable contractions present or not। और फिर आप इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई नई इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है जैसे एचबी पुराना हो गया तो लेटेस्ट सीपीसी, यूरिन आपको चाहिए तो यूरिन करा लो, और कोई लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना है तो वो करा लो, या वो सारा कुछ, और फिर उसके बाद आप मोड ऑफ डिलीवरी, इसमें तो खैर होना ही सिजेरियन है, तो इसमें तो मोड ऑफ डिलीवरी से ज़्यादा आप बात करोगे उसकी, क्या उसे कहते हैं कि कब लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, ठीक हो गया, आई होप कि आपको मैडम समझ आ इसमें ये गई। बताएंगे ड्यूरिंग डिलीवरी, cesarean delivery, my aim is to keep her I will do 1 hourly blood glucose level monitoring, and my aim is to keep her blood glucose level at from 4 to 7 millimole per liter, and हाँ जी मैडम, मैडम, एनपी जी जी नाजिश, मैडम, जो एनपीएस दे रहे होते हैं रात को जो हमारी होती है, तो वो हमने जो है ना ओमिट कर देनी होती है, या वो हम देते हैं हाफ प्लांट्स। डोज, रात वाली हाफ डोज, मॉर्निंग वाली ओमिट।
Okay. Madam, after delivery of the baby, I will hand over the baby to pediatrician, do the active management of third stage of labor, and then I will shift the patient to to recovery for post-operative care, and postnatally, my aim of blood glucose level will be 5 to 9 millimole per liter. Baby will be checked by pediatrician for blood glucose, if and the aim is to keep her his blood glucose levels between 2 to 4 millimole per liter. And I will advise counsel my patient about the frequent breastfeeding and a long acting reversible contraception for 2 to 3 years. वेरी Once my patient गुड, बिल्कुल ठीक है। 40 डेज के बाद वो फास्टिंग या HbA1c करा ले और अकॉर्डिंगली यू कैन रेफर टू द डायबिटोलॉजिस्ट। fasting and वेरी गुड। जी मैडम, if and her fasting or HbA1c, and if her fasting is more than 126 milligram per deciliter, then she will be referred to किसी ने कहा मिलीमोल्स में बात करनी है या मिलीग्राम पर डेसीलीटर में? आपको जिस चीज़ की आदत है आप उसमें बात करो। तो अगर आपको मिलीग्राम पर डेसीलीटर की आदत है आप उसमें बात कर लो, ठीक है? तो बोथ वेज इट्स फाइन। तो यस फाइन, अच्छा था माशाल्लाह। बट ये कि मैनेजमेंट में मार खा जाते हो। यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। अगर जेस्टेशन है तो 37 है तो आपको इसलिए एग्जैक्ट बताना चाहिए क्योंकि वो आप उसको एग्जामिनर, आप अपने पेशेंट को डेट बताते हो तो आपको एग्जैक्ट 37 to 38 वीक्स या 37 + 6 वीक्स बोल दो। बट देन अगेन यू हैव टू टेल द डेट ऑल्सो कि अगर 25 में आपके पास एक्सपेक्टेड डेट निकल रही है तो आप उसको 10 तारीख को बुला रहे हो, 11 को बुला रहे हो या उसको 6-7 को बुला रहे हो। सो इस तरीके से, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग कि आप क्या कर रहे हो। और बार बार चीज़ें आप सबको माशाल्लाह बहुत अच्छी आती हैं। आप लोगों के सवालों से मुझे पता चल गया कि तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बहुत मज़ा आया आज की क्लास का एक्चुअली, क्योंकि यू आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चंस इन द फर्स्ट हाफ और फिर सेकंड हाफ में नाज़िश वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड माशाल्लाह। जो बस आई डोंट नो व्हाई कंफ्यूज हो जाते हो एकदम से, फिर बड़े बड़े ब्लंडर्स मारना शुरू कर देते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग डिज़र्व ही नहीं करते हो कि ऐसे ब्लंडर्स मार के आप लोग रह जाओ। इंशाल्लाह पास सारे हो जाओगे। बस थोड़ी सी अक्लमंदी और प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इसकी टिप ये है कि प्लीज़ से व्हाट यू आर डूइंग इन योर वार्ड्स। जो आप लोगों के वार्ड के प्रोटोकॉल्स हैं प्लीज़ आप वही करो। और इंशाल्लाह देखना आप लोग जहाँ फंसोगे वहाँ उसी चीज़ से निकल जाओगे। तो वेर एवर यू आर हैविंग राउंड्स, आपके एसआर्स या एपीज या सीनियर्स जब राउंड कर रहे होते हैं वार्ड में, they don't talk about biphasic or they don't talk about different difficult terminologies or formulas के नाम। they just tell you कि ये इंसुलिन शुरू करो। that is the approach that is needed in the exam also. whenever they look at the 6 level chart they immediately say कि भाई इसने लंच में क्या खाया था जो 280 हो गई शुगर इसकी। ask the patient what did she have in her lunch, so that is exactly what is required from you also in the exam कि आपकी चीज़ें देखने की अप्रोच ही वो हो। तो बहुत ज़्यादा दिस नॉलेज है ही तो यहाँ तक पहुँचे हो, बट आपका एटीट्यूड और आपके स्किल्स भी हैं, सबको पता है इंशाल्लाह। सो योर एटीट्यूड हैज़ टू बी वेरी गुड ताकि आपके नॉलेज और स्किल्स ज़्यादा ना हो। तो उसको फिर मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा करो। इन्वेस्टिगेशंस में ब्लंडर नहीं मारनी। एक लिस्ट बना लो। ऑब्स्टेट्रिकल कोलिस्टेसिस है, कब डिलीवर करना है। डायबिटीज़ है विद इंसुलिन, कब। डायबिटीज़ विदाउट इंसुलिन, गुड शुगर लेवल कहाँ तक लेके जाना है। डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है, कहाँ तक। डायबिटीज़ विद करेक्टेड कॉम्प्लिकेशन ऑन इंसुलिन, कहाँ तक। हाइपरटेंशन है, कहाँ तक। हाइपरटेंशन विद प्री क्लेम्शिया, कहाँ तक। इमिनेंट क्लेम्शिया, क्लेम्शिया का क्या करना है। सो देर आर सो मेनी ट्विन्स, मोनोकोरियोनिक, डाइकोरियोनिक, इनमें कहाँ तक लेके जाना है। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। एग्जामिनर आपसे पूछे आपको इतने 37 वीक्स 25 में इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, मैं 10 तारीख को करूँगी, ताकि बिकॉज देर इज़ नो टाइम। एग्जामिनर कैन नॉट कीप ऑन आस्किंग यू। एग्जामिनर आपके अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता नॉलेज को। आज मुझे बहुत सारी जगहों पे नाजिश के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ा था। आपके जहन में क्लैरिटी हो कि उसने पूछे इतने वीक्स ये तारीख, ठीक है। सो जल्दी आगे लेके जाना है वाइवा, ताकि आपका पेशेंट ठीक होके हेल्दी मदर हेल्दी बेबी घर जाए, पोस्टमार्टम नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक की बात हो जाए। सो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें और इंशाल्लाह आई थिंक
बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन थी आज की क्लास की, और मुझे तो लग रहा है इंशाल्लाह सारे पास हो जाओगे इंशाल्लाह। सो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और इसी तरह करते रहो, ठीक है।